11 आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? जश्न का सिर दर्द हो रहा था अति की कहीं बातों के बारे में सोच सोच कर, कुछ बातें ऐसी थी जो सीधा दिल पर चोट कर रही थी। उन्हीं बातों को सोच सोचकर उसकी आंखें झिलमिला गई जिनकी नमी सुखाने के लिए एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें वापस खोली उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने से एक तेज गति से आता ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक पल के लिए तो जश्न का दिल किया कि खड़ा रहे यूं ही लेकिन फिर उसने एकदम से गाड़ी मोड़ने की कोशिश की लेकिन तब तक उस ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उसकी गाड़ी हवा में उछलते हुए जमीन पर आकर गिरी और एक जोर की आवाज आई जिसके बाद उसका खून से लथपथ हाथ गाड़ी की खिड़की में बाहर की तरफ झूल गया। वहां खड़े सभी लोग जल्दी से उसकी गाड़ी की तरफ दौड़े। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया था क्योंकि भले ही वो अपने गुरूर में मगरूर हो लेकिन गरीबों के लिए वो एक मसीहा भी था। उन लोगों ने जल्दी से उसे गाड़ी में से बाहर निकाला और सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल एडमिट होते ही जश्न के एक्सीडेंट की बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और ये आग शेखावत विला में भी तबाही लेकर आई। अति की जब आंखें खुली तो खुद को अनजान जगह में पाकर वो एकदम से उठकर बैठ गई लेकिन फिर अगले ही पल उसके जहन में बीते दिनों की कड़वाहट घुल गई और आंखों से आंसू एक बार फिर बह गए लेकिन उसने जल्दी से खुद को समेटा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम निकाला किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे ले आया। वो खुद को छुड़वाने की और मनीषा को रोकने की कोशिश करती रही लेकिन मनीषा लगातार उसे खींचते हुए नीचे तक ले ही आई। मेरा हाथ छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है, उसने कहा और एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया तो मनीषा ने गुस्से से उसे देखा और फिर से उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें क्या दर्द होगा? दर्द तो उसे हो रहा है जो तुम्हें इस घर में लेकर आया। अति अपने हाथ को देख रही थी जो मनीषा ने इतना ज्यादा कसकर पकड़ा था कि पूरा हाथ लाल हो गया था और उसकी उंगलियों के निशान लाल से नीले हो चुके थे। मनीषा ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए तुनक कर बोली, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और इस घर में कर क्या रही हो? सुबह जश्न जी तुम्हें इस घर में लेकर आए और तुम्हारे साथ साथ इस घर में मनहूसियत भी आई जो तुम्हारे आते ही उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। रागिनी जी और हर्ष दोनों जश्न के एक्सीडेंट की खबर पहुंचते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे इसलिए मनीषा घर पर अकेली थी। वो किसी तरह जश्न के कमरे में जाने का रास्ता ही ढूंढ रही थी कि अति को बाहर की तरफ झांकते देख उसे ये मौका मिल गया था। रागिनी जी या फिर जश्न इस घर में होता तो उसकी कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। उसे जश्न के एक्सीडेंट का दुख तो था लेकिन उसका इरादा अति को इस घर से निकालने का था। जिस तरह सुबह जश्न उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर गया था उसे जश्न के इरादे अति को लेकर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उसे इस घर से बाहर निकलना चाहती थी जो कि जश्न के होते हुए तो मुमकिन ही नहीं था। जश्न के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अति भी हैरानी से मनीषा की तरफ देख रही थी। उसके बुरा लग रहा था लेकिन जो कुछ उनके बीच हुआ था उसके बाद उसके दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी और नफरत इस वक्त उसके मासूम दिल पर भारी पड़ रही थी। अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो उन्हें नहीं कहा गाड़ी में कहीं जाने के लिए। अति भी गुस्से से बोली, वाह कितनी एहसान फरामोश है, तो वो तुझे इस घर में लेकर आए और तू उनके लिए ही बद्दुआ दे रही है। कोई बद्दुआ नहीं दी मैंने, लेकिन अब उनको दुआ दूं इतनी दरिया दिल भी नहीं हूं, अति ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा और वहां से जाने लगी। तभी मनीषा ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुझ जैसी लड़कियों की दुआएं जश्न जी को चाहिए भी नहीं, उनके लिए मैं हूं, तेरी दुआएं तो क्या तू भी उन्हें इस घर में नहीं चाहिए। कहते हुए ही उसने अति को खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया था। अति एक बार फिर उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी लेकिन एक तो बदन दर्द और दूसरा हाथ इतनी जोर से दबाने पर वो सिर्फ कोशिश करती रह गई जबकि मनीषा ने दरवाजे पर पहुंचकर उसे एकदम धक्का दिया और बोली, इससे पहले कि जश्न जी आकर तुझे इस घर से बाहर निकाले अभी इसी वक्त अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली जाए यहाँ से, वरना क्या। तभी एक रोबदार आवाज वहां पर गूंजी जिसे सुनकर मनीषा की आंखें और कान दोनों बड़े हो गए। उसने मुश्किल से नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो जश्न रागिनी जी और हर्ष के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा था। मनीषा के धक्का दे देने से अति दरवाजे पर गिर गई थी और नीचे फर्श पर बैठी थी। धक्का देने से वो एकदम दरवाजे से टकरा गई जिससे उसकी पूरी बाजू छिल गई थी और खरोच आने के कारण उसमें से खून आ रहा था। जश्न के सिर पर और हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी। मनीषा को गुस्से से देखते हुए वो अंदर की तरफ आया और बोला, बोलिए वरना क्या? उद्धरण चिन्ह, मैं तो इसे घर से बाहर निकाल रही थी, जब से घर में आई है तब से अपशगुन ही हो रहा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, सुबह ही ये घर पर आए और शाम होते होते आपकी जान पर बन आई। मनीषा ने मुंह बनाते हुए कहा तो जश्न के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नजर अति की तरफ देखा जो अपनी बाजू पर हुए घाव की तरफ देख रही थी। मेरी जान लेने के इरादे एक बार नहीं 1000 बार हुए हैं लोगों के, लेकिन जश्न सिंह शेखावत की जान लेना इतना आसान नहीं। और रहा सवाल इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, ये सवाल करने का हक आपका नहीं और इसका जवाब देना मैं जरूरी भी नहीं समझता। कहते हुए उसने एक बार फिर अति को अपनी गोद में उठा लिया जो अभी तक नीचे फर्श पर ही बैठी थी। उसकी खुद की बाजू पर पट्टी बंधी थी और इस वक्त उसे असहनीय दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी उसने अति को नीचे नहीं उतारा। तुमने इसे क्यों उठा लिया गोद में? तुम खुद इस वक्त इतने दर्द में हो और अभी भी इस लड़की की परवाह किए जा रहे हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे बताओगे या नहीं? रागिनी जी जश्न को देखते हुए बोली लेकिन जश्न बिना उनका कोई जवाब दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रागिनी जी बस निराशा से उसे जाते देख ही रह गई लेकिन उसके बाद उन्होंने गुस्से भरी नजरों से मनीषा की तरफ देखा। अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बाहर जाने की? जश्न ने कमरे में आकर फिर से अति को बेड पर पटकते हुए कहा और अलमारी की तरफ गया। और आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अति ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा लेकिन जश्न ने घूरकर उसकी तरफ देखा और फिर से उसकी तरफ बढ़ गया। 12 एक रात सुकून की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बाहर जाने की? जश्न ने कमरे में आकर फिर से अति को बेड पर पटकते हुए कहा और अलमारी की तरफ गया। और आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अति ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा लेकिन जश्न ने घूरकर उसकी तरफ देखा और फिर से उसकी तरफ बढ़ गया। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम शायद भूल रही हो तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ।
नहीं, बिल्कुल नहीं भूली, और भूल भी कैसे सकती हूँ कि आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, वो भी खरीद कर। उसने खरीद शब्द पर जोर देते हुए कहा तो जश्न के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और उसके चेहरे की नसें तन गई। क्या हुआ, सच सुनना पसंद नहीं क्या आपको? अति ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा और बोली, मैंने तो आपको पहले भी कहा है, झूठ का नकाब ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपकी सारी सच्चाई जानती हूँ मैं। आपके इरादों को अच्छी तरह से समझती हूँ और कोई हैरानी नहीं है मुझे आपके इरादों को जानकर, क्योंकि यहाँ पर जब अपने ही हमें इंसान ना समझे तो परायों से क्या उम्मीद करनी। जब हमारे अपने खून के रिश्ते ही हमारा अस्तित्व मिटाने पर तुले हो तो दूसरों से अपने वजूद की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जश्न उसके सामने खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। यूं ही उसकी बातें सुनते सुनते वो पूरी तरह से उसके ऊपर झुका तो अति पीछे हटने लगी, लेकिन जश्न की आंखों में गुस्से की लाली देखकर वो पूरी तरह सहम गई थी, इसलिए पीछे हटने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इरादे मेरे दिमाग के अलावा मेरे लबों तक नहीं आते तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चले जाएंगे? डॉट डॉट लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ खरीद कर लेकर आया हूँ, अपनी हसरतें पूरी करने के लिए लेकर आया हूँ, तो जैसा तुम चाहो वैसा समझो। तुम्हारी चाहत और समझ से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ एक बात और, अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खरीद कर यहाँ लेकर आया हूँ तो एक बात याद रखना, जश्न सिंह शेखावत एक स्मार्ट बिजनेसमैन है जो एक पैसा बर्बाद नहीं करता, तो तुम्हारी कीमत तो फिर भी करोड़ों में लगी थी, इसलिए जब तक मैं ना चाहूँ तुम इस घर से तो क्या इस कमरे से भी बाहर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर अति की आंखों में नमी तैर गई। जो 1% उम्मीद थी उसे कि जश्न वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, वो भी टूट गई थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर तालियां बजाते हुए बोली, आ गई ना आप अपनी औकात पर, यही है आपका असली चेहरा। लेकिन एक बात याद रखना, भले ही होंगे आप बड़े बिजनेसमैन और कहीं के राजकुमार, लेकिन मुझ पर अपनी जबरदस्ती नहीं थोप सकते। मुझे यहाँ नहीं रहना मतलब नहीं रहना, और आप चाहे जितनी मर्जी बंदिश लगा लो, उन बंदिशों को तोड़कर मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगी। उसकी बात सुन जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके करीब बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अति गुस्से से उसे देखती रही, लेकिन जश्न को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने हाथों में ली हुई ट्यूब में से दवाई निकाली और अति की बांह पर लगाने लगा, जहां आज उसे दरवाजे पर लगने की वजह से चोट आ गई थी। अति ने अपनी चोट पर दवाई महसूस करते ही उसे अपनी बांह छुड़वानी चाहिए, लेकिन जश्न ने उसकी बांह को बेहद कसकर पकड़ा हुआ था। दवाई लगाने के बाद जश्न ने खाना मंगवाने के लिए मेड को फोन किया और सिर्फ अति के लिए खाना मंगवाया। अति गुस्से से उसे घूर रही थी, लेकिन जश्न के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। थोड़ी ही देर में रमा आंटी उनके लिए खाना लेकर आई, जिसे जश्न ने दरवाजे से ही ले लिया। दरवाजा बंद कर वो खाने की ट्रे अति के पास लेकर आया और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, रात काफी हो गई है, खाना खाओ और सो जाओ। मैं भी यही हूं और तुम भी यही हो, हमारी लड़ाई तो फिर कभी भी पूरी हो जाएगी। उसके रवैये से अति पूरी तरह से खींच गई थी। जश्न पूरी तरह से उसकी समझ से बाहर होता जा रहा था, इसलिए उसका सारा गुस्सा उसके चेहरे पर उतरा और गुस्से से ही उसने उस थाली को पीछे की तरफ फेंक दिया और चीखते हुए बोली, नहीं चाहिए आपका ये खाना और ना ही आपकी बातें सुननी है। एक तरफ से जख्म देते हैं और दूसरी तरफ मरहम लगाने भी आ जाते हैं, कैसे एक पल में बदल जाते हैं आप। थक नहीं जाते ये नाटक करते करते? उद्धरण चिन्ह। वो गुस्से में बोल रही थी, लेकिन जश्न उसकी बातों पर ध्यान ना देकर चुपचाप वो खाना वापस से उठाकर ट्रे में रखने लगा और उस जगह को साफ करने लगा जहां पर खाना गिरा था। घर में सैकड़ों नौकर होंगे, लेकिन जश्न खुद वो सारा गंद साफ कर रहा था। अति को जश्न पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी ही हरकत पर कि उसने गुस्से में खाना क्यों फेंका। वो भी अपनी जगह से उठी, जश्न के हाथ से पौंछा खींचकर नीचे फर्श से सारे दाग साफ करने लगी। उसके इस तरह आने से और पौंछा खींचकर नीचे फर्श साफ करने से जश्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अति ने वो सब साफ करके सारा सामान एक साइड पर रख दिया और हाथ धोकर वापस से आकर बेड पर बैठ गई। जश्न ने थोड़ी देर पहले मंगवाई बड़े बड़े बैग में से एक नाइट सूट निकालकर अति को दिया और बोला, कपड़े बदल लो और फिर आराम से सो जाना। एक नजर उसने गुस्से से देखा और फिर मुंह बनाते हुए उससे वो कपड़े खींचकर बाथरूम में चली गई। वो कपड़े बदल कर आई तो जश्न भी अपने कपड़े बदल चुका था। उसे गुस्से में देखते हुए अति एक बार फिर से आकर बैठ गई तो अगले ही पल जश्न भी बेड पर आया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। एक पल के लिए तो अति की धड़कन ही रुक गई। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए जश्न को देखती रही, लेकिन जश्न ने उससे नजरें नहीं मिलाई। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही जश्न बोला, बस एक रात चाहिए सुकून की, और उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया, जैसे कहना चाहता हो कि वो उसके बालों थोड़ा सहला दे। उसके इस तरह लेट जाने से अति को पिछली रात याद आई, जब जश्न यूं ही उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया था। जिस जगह पर पूरी रात लड़कियों के जिस्म को नोचा जाता है, उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है, खुद को मर्द कहलाने वाले नामर्द दूसरों की कमजोरी पर हंसकर अपनी ताकत दिखाते हैं, उस जगह पर जश्न ने उसके साथ रात तो बिताई थी, लेकिन उसे छुआ भी नहीं, बस यूं ही उसकी गोद में सिर रख सोता रहा। आखिर क्यों वो कल भी ऐसे सोया और आज भी? क्या पहेली है जश्न जो सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी अति के लिए। यूं ही अपनी सोचों में डूबी अति के हाथ कब जश्न के बालों में चलने लगे उसे पता ही नहीं चला, बस आंखों से एक बूंद आंसू निकला जो जश्न की आंख के बिल्कुल नीचे गिरा, और क्या किस्मत पाई उस आंसू ने, जो एक की आंख से निकल दो गालों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा गया। लेकिन उस आंसू के बाद अति की धड़कनें एकदम से रुक गई जब जश्न ने पलटते हुए चेहरा भी फेरा और अति के पेट से लग गया। उसके होंठ उसके पेट को छू गए और आंसू उसकी आंख से भी निकल गया। 13 मेरे इरादों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जश्न यूं ही अति की गोद में सिर रखकर सोया हुआ था। अति भी उसके बालों में हाथ फेरते फेरते यूं ही बैठे बैठे सो गई थी, जिससे नींद में उसका चेहरा जश्न के चेहरे पर झुक गया और उसके गाल पर गाल रख वो यूं ही सारी रात सोती रही। जब सुबह हुई तो उसने हल्की सी हरकत की और जैसे ही चेहरा पलटा तो उसके होंठ जश्न के होंठों को छू गए। अचानक ही उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो झटके से ऊपर हुई तो हलचल महसूस कर जश्न ने भी अपनी आंखें खोली। एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए वो उठा और अपने कमरे में ही दूसरी तरफ बने एक दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया। अति बस हैरानी से उसे जानते देखती रही।
उसके जाने के बाद उसने अंगड़ाई ली, लेकिन उसकी अंगड़ाई लेते लेते ही जश्न कमरे में वापस आ गया तो उसने जल्दी से अपनी बाहें नीचे कर मुंह बंद कर लिया। जश्न जो उसकी तरफ ही देख रहा था, उसने हंसी आ गई तो उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया और छिपकर मुस्कुराने लगा, जबकि अति उसे घूर रही थी गुस्से से। जश्न उसे बिना कोई रिस्पांस दिए ही बाथरूम में चला गया। उसके वॉशरूम में जाने के बाद अति ने अलमारी की तरफ देखा जहां से कल उसने वो फ्रॉक सूट निकाला था। अब तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक बार उस अलमारी का दरवाजा ही खोल दे। ना जाने कब जश्न पर कोई भूत सवार हो जाए और वो फिर से उटपटांग हरकतें शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आया तो अति वैसे ही बैठी थी। जश्न ने टेबल पर रखे बैग में से एक सूट निकालकर उसे दिया और बोला, नहा लो, बेटर फील होगा। इससे पहले कि जश्न का मूड चेंज हो जाए, अति ने जल्दी से वो कपड़े उससे लिए और बाथरूम में भाग गई। जश्न ने रमा आंटी को फोन किया और अति के लिए नाश्ता ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद अति नहाकर बाहर आई तो कमरे में कोई भी नहीं था। उसने अपनी पीठ पर टॉवल लपेट रखा था। कमरे में किसी को भी ना देखकर उसने वो टॉवल उतारकर बेड पर फेंका और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी पूरी पीठ नंगी थी क्योंकि जो सूट जश्न ने उसे दिया था उसकी बैक पर जिप लगी हुई थी जो उससे बंद ही नहीं हो रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर वो एक बार फिर से उस जिप को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की उंगलियों की छुअन महसूस हुई। उसने आईने में से नजर उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसके पीछे जश्न खड़ा था। वो एकदम से अपनी पीठ को कवर करते हुए पलटकर खड़ी हो गई। आप तो यहाँ थे ही नहीं, फिर अचानक कैसे? वो हकलाते हुए बोली। जश्न ने इस वक्त सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे और ऊपरी बदन पर कुछ भी नहीं था। इस वक्त वो पूरी तरह पसीने से भरा हुआ था, शायद कसरत या फिर जिम करके आया था। उसके चेहरे को देखते हुए जश्न उसके करीब हुआ और उसके हाथों को उसकी कमर से हटाकर उसकी जिप बंद करने लगा। उसके इस तरह करीब होने से अति की सांसें अटक रही थी। उसका चौड़ा सीना उसके बिल्कुल करीब था जिस पर बार बार उसकी नजर ठहर रही थी, लेकिन उसका बुरा हाल तब हुआ जब जश्न के होंठ बिल्कुल उसके कानों से टकराए और वो धीमे से बोला, पलटकर खड़े होने से आईना नहीं पलट गया। अभी भी सब साफ दिखाई दे रहा है। अति के होंठ सूखने लगे। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया कि वो पलट कर भी तो आईने के सामने ही है और अब उसकी पूरी पीठ आईने से जश्न को दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से पीठ पर हाथ रखे, लेकिन सब जश्न जिप बंद कर चुका था। उसी वक्त दरवाजा नॉक हुआ तो जश्न अपना पसीना पोंछते हुए दरवाजा खोलने गया। सामने रमा आंटी ब्रेकफास्ट की ट्रे लिए खड़ी थी। जश्न ने एक बार फिर दरवाजे पर ही उनसे वो नाश्ते की ट्रे ली और दरवाजा बंद कर अंदर आ गया। नाश्ता देख अति ने अपने होठों पर जीभ फेरी। उसे बहुत भूख लगी थी क्योंकि कल रात भी अपने गुस्से के चलते वो खाना नहीं खा पाए। जश्न ने टेबल पर खाना रखा और उसे खाने के लिए कहा तो अति जल्दी से सोफे पर बैठे खाने लगी, लेकिन खाते खाते उसके हाथ और मुंह दोनों रुक गए जब उसने जश्न की बात सुनी जो अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना है, शाम को वापस आऊंगा और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इस कमरे में ही रहोगी। चाहे कोई भी दरवाजा नॉक करे, ना ही तुम बाहर जाओगी और ना ही कोई इस कमरे के अंदर आएगा। पर मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं, जश्न ने कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। हाँ, मेरी मर्जी वैसे भी क्यों चलेगी? मर्जी और इच्छा तो इंसानों की होती है। मैं कौन सा कोई इंसान हूँ? मैं तो आपकी खरीदी हुई एक चीज हूँ जिसकी ना अब कोई जरूरत रही ना ख्वाहिश। जब तक आपका मन नहीं भरता मुझसे तब तक तो मुझे आपके इशारों पर ही चलना है और उसके बाद उसके इशारों पर जिसे आप मुझे बेचे। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही जश्न गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर एक झटके में उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। वो गुस्से से उसे घूर रहा था और अति भी आंखों में नमी और गुस्सा एक साथ लिए उसे देख रही थी, लेकिन आखिर उसे ही अपनी नजरें झुकानी पड़ी क्योंकि जश्न की आंखों की इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही थी जो उसकी नजरें अब और नहीं झेल पा रही थी। पहले भी कहा है तुमसे और अब भी कह रहा हूं, तुम्हें जो सोचना हो तुम सोच सकती हो। तुम्हारी सोच से ना मेरी सोच बदलेगी और ना ही मेरे इरादों को कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर बता दूं तुम्हें कि होगा वही जो मैं चाहता हूं। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसे एक झटके में छोड़ जश्न वहां से बाथरूम में चला गया और फिर तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। अंडस्को माई बहुत कोशिश कर ली हमने, पर साला वो शेखावत का घर नहीं कोई जेल है जहां उसकी इजाजत के बिना ना कोई अंदर जा सकता है और ना कोई बाहर आ सकता है, शेखर ने झल्लाते हुए कालिंदी से कहा। मुझे तो लगता है उस शेखावत को उस लड़की से इश्क हो गया इसलिए उसे अपने घर ले गया। अकेला तो है ही शायद शादी। उद्धरण चिन्ह। चुप, एकदम चुप, एक लफ्ज और नहीं, कालिंदी ने सुरेश को आंखें दिखाते हुए कहा और अपनी एक उंगली अपने ही होठों पर रख ली। वो लड़की किसी की बहू बीवी नहीं बन सकती। वो एक वेश्या है और उसे इस कोठे की शान बनना है। उसे लोगों की रखेल बनना है, किसी के घर की इज्जत नहीं। उसका काम इस बाजार में धंधा करना है, किसी को मोहब्बत करना नहीं। कालिंदी ने आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए चीखते हुए कहा। उसने गुस्से से तीनों की तरफ देखा और बोली, उसके घर में चाहे सब्जी वाला बनकर जाओ या दूध वाला, लेकिन मुझे वो लड़की इस कोठे में चाहिए। अंडस्को जश्न के जाने के बाद अति चुपचाप कमरे में बैठी रही। एक तरफ अपने भाई की बातें दुख दे रही थी तो दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी जश्न की बातें उसे याद आती और आंखें नम हो जाती। रोना नहीं चाहती थी लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोती रोती वो एक बार फिर सो चुकी तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। 14 ये शर्ट पहन लो। सुबह जश्न के ऑफिस जाने के बाद अति कमरे में अकेली थी। खुद को रोकने की कोशिश करने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे बार बार याद आ रहा था, जिससे उसका दिल दुख रहा था। अपने भाई का दिया धोखा, भाभी का बर्ताव, कोठे में सबका नजरिया और वहां का रहन सहन और लड़कियों पर होता अत्याचार और उसके बाद जश्न का मिस्टीरियस बिहेवियर और उसकी कई बातें बार बार उसे याद आती और उन्हें याद कर रोने के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। यूं ही रोते रोते वो सो गई। अब दोपहर हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा अचानक से खुला और जश्न अंदर आया।
उसके हाथों में एक छोटा सा कैरी बैग था। वो अति से कहकर गया था कि रात को आएगा, लेकिन अभी उसे गए 4 घंटे ही हुए थे कि वो वापस भी आ गया। उसने आकर अति की तरफ देखा जो बिस्तर पर सिमटी हुई सो रही थी। दरवाजा बंद कर जैसे वो उसके करीब बढ़ा और उसे देखने लगा। थी तो वो बच्ची सी, लेकिन कई दिनों से मासूमियत भी उससे शायद रूठ गई थी। जो कुछ वो अपनी जिंदगी में देख रही थी, वो तो बड़ों बड़ों को झकझोर कर रख दे, तो वो तो फिर भी 17 साल की मासूम थी। गालों पर छपे आंसू और सूखे होंठ बता रहे थे कि वो काफी देर रोई है, और उस पर से लाल नाक। बस तौबा तौबा, सोती हुई भी वो बहुत क्यूट लग रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी, इसलिए वो सिकुड़ रही थी। जश्न ने एस बड़ी ई का टेम्परेचर कम किया और उसके ऊपर कंबल ओढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसकी उंगलियां उसके गालों को छू गई। उसके बाद जश्न ने जल्दी से अपने हाथ उसके गालों पर रखे। अति को बहुत तेज बुखार था। अब उसे अति की ठंडी ठंडी सिसकियां भी सुनाई देने लगी, जो वो बुखार में कांपते हुए ले रही थी। ए लड़की, जश्न ने उसे पुकारा, लेकिन वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। जश्न ने जल्दी से ऐसी पूरी तरह से बंद किया और अति को पूरी तरह से अपनी गोद में ले लिया। अति शब्द उसके होंठों से निकल ही नहीं रहा था, इसलिए वो उसे ए लड़की कहकर ही पुकार रहा था। लेकिन अति अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, बस कान पे जा रही थी। जश्न ने उसे दोबारा बेड पर लिटाकर अलमारी में से एक सिर्फ निकाला और उसके होंठों को खोल चम्मच से उसे वो सिर्फ पिलाया। उसके बाद उसने तुरंत अपने कपड़े निकाले और कंबल में अति के साथ ही लेट गया। उसने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके हाथ पैर मसलने लगा। धीरे धीरे उसका कांपना कम हो रहा था और जिस्म में हो रही तपन भी कम हो रही थी। इस वक्त उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। अति को यूं बुखार से तड़पते देख उसे वो तड़प खुद को महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मनीषा को जब पता लगा कि जश्न घर वापस आया है, तो वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई, लेकिन तब तक जश्न अपने कमरे में जा चुका था और अब उसका दरवाजा भी बंद था। अंडस्को, आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो दिन में भी तुम इसके बिना नहीं रह पाए? जब से ये लड़की आई है तब से तुम्हें ढंग से देख भी नहीं पाई मैं। जिस कमरे में आज तक मैं कदम नहीं रख पाई, ये महारानी उस कमरे में अपना डेरा जमा कर बैठी है। इससे पहले की बात और आगे बढ़े, मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे जल्द ही इसे इस घर से बाहर निकाल कर फेंकना होगा, उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मन ही मन कहा। दवाई की वजह से और जश्न के लगातार उसके हाथ पैर मसलने की वजह से अति का बुखार उतरने लगा था और अब उसका पूरा शरीर पसीने से भरने लगा था। शरीर की पूरी गर्मी निकल रही थी, इसलिए उसने अपना कंबल उतार कर फेंक दिया और अपने कपड़े भी इधर उधर करने लगी। गर्मी गर्मी, वो नींद में ही बड़बड़ाए। उस दवाई की वजह से वो बहुत गहरी नींद में थी, लेकिन अब गर्मी उसे बेचैन कर रही थी। जश्न ने जब उसका बड़बड़ाना सुना तो उसने भी कंबल अलग किया और उसे यूं अपने कपड़े हटाते देख उसने खुद आगे बढ़कर उसके कपड़े खोल दिए। धीरे धीरे वो लगभग उसके ऊपर ही कपड़े हटा चुका था। उसने ऐसी ऑन किया और एक बार फिर कंबल अति और खुद के ऊपर डाल दिया। वो पहले उसके हाथ पैर मसल रहा था, तो अब उसके चेहरे और गर्दन पर फूंक मार रहा था ताकि उसका पसीना सोख सके। कब उसे भी यूं ही नींद आ गई उसे पता नहीं चला, लेकिन जब थोड़ी देर बाद दवाई का असर खत्म हुआ तो अति ने हरकत करनी शुरू की। खुद को यूं कंबल में देख उसे थोड़ी हैरानी हुई और तभी उसने महसूस किया कि कंबल के साथ साथ वो किसी की बाहों में भी सिमटी हुई है। उसने आंखें खोलकर देखा तो जश्न का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसके बाद ही उसकी नजर उसके चौड़े सीने पर गई जहां से कंबल थोड़ा सा रख गया था। उसे यूं देख उसकी सांसें अटकने लगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने महसूस किया कि उसने खुद ने कपड़े नहीं पहने हुए। ना वो बिस्तर से उठने की हिम्मत कर पाए और ना कुछ कहने की। लेकिन उसकी आंखें हिम्मत नहीं रख पाए और उनमें से गर्म आंसू बहने लगे जो जश्न के हाथ पर गिरे, तो उसने अपनी आंखें खोली। अति का झुका हुआ चेहरा उसके चेहरे के ऊपर ही था, तो उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से बहते लबालब आंसू उसकी गालों से होते हुए उसके गालों पर गिरने लगे। कर ली ना आपने अपनी मनमर्जी, सही कहते थे आपकी मेरी सोच आपके इरादे नहीं बदल सकती। मैं सच में सोच रही थी कि शायद आप वैसे नहीं है जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, लेकिन मेरी सोच ही गलत थी। आपके इरादे तब भी वही थे और आज भी वही है, और अब तो आपने अपने इरादों को अंजाम भी दे दिया। कर ली मेरे साथ जबरदस्ती, उसने रोते हुए कहा। जश्न ने आराम से उसे अपनी बात कहने दी और जब वो चुप हो गई तो भी वो एक पल उसे देखता ही रहा, लेकिन अगले ही पल उसने उसे खींचकर फिर से अपनी बाहों में समेट लिया। अति की तो धड़कनें एकदम से रुकने लगी, लेकिन जश्न का चेहरा नॉर्मल ही था। वो खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जश्न ने बहुत ज्यादा कसकर उसे खुद से सटा रखा था। तुम्हें बुखार था और तुम ठंड में बुरी तरह से कांप रही थी, इसलिए तुम्हें गर्मी देने के लिए गर्मी देने के लिए कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता है क्या? अपने गंदे इरादों को अच्छा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। पहले मैं आपको समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब पूरी तरह से समझ चुकी हूं कि आप एक निहायती घटिया इंसान है, जिसे वही करना है जो उसे खुशी दे, चाहे उसकी खुशियां किसी और को कितना ही गम क्यों ना दें। यही सच था कि आप मुझे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ लाए हैं और आज ये बात साबित भी हो गई। मैं बुखार से तड़प रही थी, लेकिन आपने फिर भी मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर अपने गंदे इरादों को पूरा कर ही लिया। मेरा जिस्म पाकर अपनी हवस की आग शांत कर ही ली। अति लगभग उसे बिस्तर में ही धक्का देते हुए बोली और हटने लगी, लेकिन जश्न ने एक बार फिर से उसे पकड़ा और बिस्तर के अंदर कर लिया। तुमने कुछ पहना नहीं हुआ, पहले ये पहन लो, उसने अपनी शर्ट उसके आगे करते हुए कहा जो उसने अभी फर्श से उठाई थी। उसे अपनी शर्ट देख देते देखा। अति व्यंग से मुस्कुराए और बोली, नींद में हैवानों की तरह फायदा उठा सकते हो तो आंखें खोलने के बाद नकाब क्यों ओढ़ लेते हो? ये जिस्म ही तो चाहिए था आपको, अब क्या पर्दा करना? रहने दीजिए, ये नाटक मत कीजिए। अति अभी कह रही थी कि जश्न अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं लगती जरूरत तो ना सही, मुझे तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे यूं उठते देख अति हैरान रह गई। जश्न के ऊपरी बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। अति ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उससे वो शर्ट भी खींच ली। उसे वो शर्ट पहनते देख जश्न के होठों पर एक मुस्कुराहट सी आ गई, लेकिन जल्द ही वो गायब भी हो गई। 15 आई डोंट केयर। जश्न बिस्तर पर उठकर बैठ गया था।
उसने ऊपरी बदन पर कुछ भी नहीं पहना था और अपनी शर्ट भी उठाकर अति को पहनने के लिए दे दी थी। अति ने जल्दी से बिस्तर के अंदर ही उसकी वो शर्ट पहनी जो लगभग उसके घुटनों तक आ गई थी। शर्ट पहनने के बाद वो जल्दी से बिस्तर से उठी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। उसका बदन बुखार और कमजोरी की वजह से दर्द हो रहा था, लेकिन वो इस चीज को कुछ और ही समझ रही थी और गुस्से और आंसुओं से भरी आंखों से जश्न की तरफ देख रही थी। उसके खड़े होने के बाद जश्न भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने इस वक्त नीचे ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे और उसका वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा, परफेक्ट बॉडी और किलर लुक, किसी राजा से कम नहीं था। वो अति बाथरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर ही जश्न ने उसका हाथ खींचा और उसे दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। अति सहमति हुई उसे देखती रह गई। जश्न भी उसके चेहरे को देख रहा था और फिर एकदम वो उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। अति अपनी जगह पर खड़ी रह गई जैसे बर्फ की तरह जम सी गई हो। जश्न की करीबी से उसकी सांसें तेज हो गई थी। आहें भरते हुए उसने अपनी मुठिया कस ली। उसका पूरे जिस्म में एक नया सा एहसास दौड़ने लगा जो आज तक उसने कभी महसूस नहीं किया था। कुछ अलग सा। वो जश्न को खुद से दूर कर ही नहीं पाए। जश्न ने हल्के से अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे तो अति के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जश्न के सीने पर अपने हाथ रख लिए जिससे उसके नाखून जश्न के सीने पर गड़ गए। अगले ही पल जश्न उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा। ना आंसू थे, ना दर्द, कुछ अलग सा था उसकी आंखों में, जो किसी नशे से कम नहीं था। जश्न एक बार फिर से उसके करीब हुआ, लेकिन इस बार वो उसके कान की तरफ बढ़ा और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारा जिस्म पाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। अगर मैं खुद तुम्हारे करीब आना चाहूं तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे दूर रह सको। थोड़ी देर पहले बिस्तर पर क्या हुआ क्या नहीं ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जश्न सिंह शेखावत सफाया नहीं देता। तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया, जबकि अति दीवार से लगकर ही खड़ी रह गई। जश्न की बातें, उसकी हरकतें तो बाद की बात, अभी उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि उसके करीब आने पर उसे क्या हो रहा था। वो क्यों उसे खुद से दूर नहीं कर पाए। जितनी नफरत से वो शेखर, कालिंदी और उन सबको देखती थी, उतनी नफरत से वो जश्न को खुद से दूर क्यों नहीं कर पाए। वो अभी भी सोचों में गुम खड़ी ही थी कि जश्न बाथरूम से बाहर आया। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने कपड़े पहनने लगा। वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। तभी आईने में से एक नज़र उसने फिर से अति को देखा जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उस व्हाइट शर्ट में वो बेहद क्यूट लग रही थी, इसलिए जश्न की नज़र ना चाहते हुए भी उस पर ठहर गई। वैसे ये शर्ट भी तुम पर अच्छी लग रही है, लेकिन फिलहाल हमें बाहर जाना है तो कुछ अच्छा सा पहन कर तैयार हो जाओ। जश्न ने जैसे ही ये कहा, अति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बहुत गहरी नींद से जगा दिया हो। पर हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे फिर से बेचने? अति का इतना कहना ही था कि गुस्से से जश्न की नसें एक बार फिर से तन गई। अब तक जिस चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से बिखरी थी, वो एक बार फिर से गुस्से से भर गया और इस बार गुस्सा हद से पार था। अगले ही पल वो गुस्से से कांपता हुआ उसके सामने था, लेकिन इस बार उसके होठों से पहले उसके हाथ चले। उसने अति के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और हल्का सा खींचते हुए उसके चेहरे के ऊपर झुका और दांत पीसते हुए बोला, आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार तुम्हारी ये बकवास बर्दाश्त कर रहा हूं। इसके बाद बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी और ना ही मेरा गुस्सा तुम झेल पाओगी। इस तरह बाल खींचने से अति को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द से उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन उन आंसू की तपिश तब कम हुई जब जश्न ने अपनी अगली बात कही। तुम कोई चीज नहीं हो जिसे कोई खरीदे या बेचे। तुम इंसान हो, तुम्हारा एक नाम है, सांसें चलती है तुम्हारी जिन पर, सिर्फ तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं। सिर्फ 10 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। उसने उसके बालों को छोड़कर नॉर्मल होकर कहा। अति कुछ पलों के लिए तो उसकी आंखों में ही देखती रही। क्या है ये इंसान, एक पल में आग है तो एक पल में पानी। कभी ऐसी बातें करता है जिससे मन तड़प उठे तो कभी तड़पते हुए मन को शांत भी कर देता है। अति ने अभी भी बैग में से कपड़े बाहर नहीं निकाले थे। सारे कपड़े बैग में टेबल पर ही रखे थे। वापस आने के बाद ये सारे कपड़े अलमारी में लगा लेना, जश्न ने कहा तो अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कुछ ऐसा भी नहीं कहा जो तुम्हें समझ ना आए। जश्न ने उसका मुंह किसी गोलगप्पे की तरह खुले देख कहा। पर ये तो आपका कमरा है। उद्धरण चिन्ह, आज से तुम्हारा भी है। पर क्यों? जिस दिन हम आए थे उस दिन आपने कहा था कि मैं अलग कमरे में रहने वाली हूँ। अच्छा, ये कहा था मैंने। अति ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो अब भी जो कहा है मैंने ही कहा है और मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी, जश्न ने कहा और फिर बोला, 2 मिनट बर्बाद कर चुकी हो, ठीक 8 मिनट बाद तुम जिस भी हालत में होगी उसी में उठाकर बाहर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर अति के पैरों को पहिए लगे या उसके हाथों को पग पता नहीं, पर वो गायब जरूर हो गई। जब वो दोनों घर से बाहर निकले तो अति अपनी नजरें पूरे घर में दौड़ा रही थी, इसलिए उसके कदम धीमे थे। जश्न ने एक नजर उसे गुस्से से देखा और अगले ही पल वो उसकी गोद में थी। ये बार बार आप मुझे गोद में क्यों उठा लेते हो? इस घर में एक चक्कर तुम वापस आने के बाद लगा लेना। अभी मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि अपना टाइम बर्बाद करूं। पहले ही तुमने पूरे 2 मिनट ज्यादा लिए हैं। उसकी बात सुन अति ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। शायद ही वो उसे कभी समझ पाए। गाड़ी जश्न ड्राइव कर रहा था और अति साथ वाली सीट बैठी थी। जश्न पूरा गंभीर होकर ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें अति पर भी बराबर थी जो बाहर की रंग बिरंगी लाइट और खुली बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें देख रही थी। वो एक गांव से थी इसलिए उसने ये सब कभी नहीं देखा था। तभी अचानक से उसे एक चाट पापड़ी वाला दिखा जिसे देख उसने अपनी जीभ होंठों फेरी। अगले ही पल जश्न की गाड़ी एक झटके से रुकी। अति का सिर भी आगे डैशबोर्ड पर लगता अगर जश्न अपना हाथ आगे नहीं रखता तो। अति बड़े शौक से कभी गोलगप्पे खाती तो कभी दही भल्ला तो कभी चाट पापड़ी, लेकिन जश्न गाड़ी से अपनी पीठ टिकाए बस उसे देख रहा था। तभी अचानक से वो अति के करीब आया और अपना रुमाल निकालकर उसका मुंह साफ करने लगा। उसके मुंह पर दही लगी थी। अति एकदम फ्रीज हो गई।
उसके मुंह से निकलती सीसी की आवाज सुन जश्न ने उससे पूछा मिर्ची लग रही है, पर अति ने डरते हुए ना में सर हिला दिया ताकि जश्न उसे डांट ना दे कि उसने इतना खाया क्यों। उसे एक चिंता ये भी कि उसने खा तो लिया लेकिन जश्न ने पैसे ना दिए तो उसका क्या पता वो कब बदल जाए, इसलिए वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। जश्न उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर पैसों की गड्डी ठेले पर रखकर गाड़ी में आकर बैठ गया और विंडो ऊपर कर दी। अति अभी भी मिर्ची से सीसी कर रही थी, कभी जीभ बाहर निकालती तो कभी लंबी सांस लेकर होंठों को गोल कर हवा छोड़ती। माथे पर चमकता पसीना बता रहा था कि मिर्ची ने होश उड़ा रखे हैं। लेकिन असली होश तो तब उड़े जब जश्न ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसके होंठों को अपने होंठों में मिला लिया। अति के तीखे होंठों को जश्न के मीठे होंठों ने अपने अंदर समा लिया था। जश्न को पागल करती सीसी की आवाज बंद हुई और सांसों का शोर अब अति को पागल करने लगा। 16 चरित्रहीन। अति की मिर्ची तो कब की गायब हो चुकी थी। जब जश्न ने महसूस किया कि उसकी सांसें घुटने लगी है तो जश्न ने उसके होंठों को छोड़ा। उसके होंठ बिल्कुल सुर्खलाल हो चुके थे और वही रंगत गालों पर भी छाई थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? जश्न से छूटने के बाद अति गुस्से में बोली। मिर्ची लग रही थी तुम्हें तो मुझे उसे दूर करने का कोई और तरीका नहीं मिला। तो क्या आपके सामने जिसे भी मिर्ची लगती है आप ऐसे ही उनकी मिर्ची दूर करते हैं? मैं ऐसे किसी को भी बीच रास्ते में तीखा नहीं खिलाता। मतलब मीठा खिलाते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं कुछ भी खिलाऊं, तुम्हें क्यों जानना है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अति ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। सही है, मुझे क्या हक कुछ भी जानने का? तुम दूसरी हो। जश्न ने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कहा तो अति ने उसकी तरफ देखा। जश्न का एक्सप्रेशन लेस चेहरा देखकर उसे लगा शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। उसने फिर से नजरें झुका ली। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी फिर से शेखावत विला के अंदर एंटर हुई। वापस गाड़ी घर में आते देख अति ने हैरानी से जश्न की तरफ देखा लेकिन जश्न ने उसकी तरफ नहीं देखा और गाड़ी से बाहर निकल घर के अंदर आ गया। अगर हमें कहीं जाना ही नहीं था तो हम बाहर गए ही क्यों? वो उससे पूछती पूछती अंदर आई। उसकी भागने की स्पीड और जश्न की चलने की स्पीड लगभग एक जैसी थी। हमें तुमसे कुछ बात करनी है जश्न, रागिनी जी ने जश्न का रास्ता रोकते हुए कहा। ऊपर कमरे में जाओ, जश्न ने अति तरफ देखकर कहा। नहीं, ये लड़की तुम्हारे कमरे में बिल्कुल नहीं जाएगी। अभी इसी वक्त इस लड़की को जहां से लेकर आए हो वहां छोड़कर आओ, रागिनी जी ने कहा तो अति एकदम से जश्न के पीछे हो गई और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया। जश्न अति की तरफ पलटा और उसे बेहद गुस्से में देखते हुए एक बार फिर से बोला, अभी इसी वक्त हमारे कमरे में जाओ। उसके इस तरह गुस्सा करने से और रागिनी जी की कड़क नजरें अपने ऊपर पाकर अति कांपने लगी। सुना नहीं तुमने? क्या कहा मैंने? जश्न एक बार फिर चिल्लाया तो वो जल्दी से ऊपर कमरे की तरफ भाग गई। उसके जाने के बाद जश्न फिर से रागिनी जी की तरफ मुड़ा और उन्हें देखते हुए बोला, अब कहिए क्या कहना है आपको? मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर दोबारा कह देती हूँ, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इसे जहां से लेकर आए हो वहां इसे वापस छोड़कर आओ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? जश्न तुम समझ नहीं रहे, ऐसी लड़की का हमारे घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। हमारी इज्जत है, समाज में रुतबा है, नाम है, उस जैसी चरित्रहीन। खबरदार। जश्न गुस्से से उन्हें देखते हुए गरजा। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा जश्न, तुम्हारा ड्राइवर हमें बता चुका है कि वो लड़की तुम कहां से लाए हो। हम इतना चाहते हैं कि तुम आज ही उस लड़की को उस जगह पर वापस छोड़ाओ। हम उसे अपने घर में। अपना घर? जश्न ने व्यंग और हैरानी के मिले जुले भाव से पूछा। उसके इस तरह कहने से रागिनी जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपको अपनी मां मानता हूं और मां जैसी इज्जत भी देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी मां बनकर मुझ पर अपना हक भी जताए। और एक बात और याद रखिएगा, ये घर मेरा है। ये नाम और रुतबा जिसे आप अपनी कीमती साड़ियों और महंगे गहनों में लपेटकर खुद पर ओढ़ती हैं, ये सब मुझसे जुड़ा है। तो मुझे मेरे घर में किसे लाना चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। इतना कहकर वो सीढ़ियों की तरफ पलट गया लेकिन फिर जाते जाते रुका और बोला, इस घर में आने वाला मेरी मर्जी से आता है लेकिन जाने वालों को मैं रोकता नहीं। रागिनी जी सिर्फ उसे जाते देखती रह गई और उसकी आखिर वाली बात पर उनके चेहरे के भाव थोड़े बदले। थोड़ा गुस्सा, थोड़ी नाराजगी और थोड़ी झल्लाहट इस वक्त उनके चेहरे पर बनी हुई थी। मनीषा जो काफी देर से छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, उन दोनों के जाने के बाद वो बाहर आई। आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी जगह से आई है ये लड़की जो मम्मी जी को भी इसका यहाँ रहना बिल्कुल नहीं पसंद? कौन है ये लड़की और क्या कहानी है इसकी? मुझे जल्द ही पता लगाना होगा, उसने कुछ सोचते हुए मन ही मन कहा। जश्न बेहद गुस्से में अपने कमरे में वापस आया। अति बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसके कमरे में आने के बाद वो जल्दी से उसके पास गई और उसके चेहरे को देखते हैं बोली, क्या आप सच में मुझे उस जगह पर वापस छोड़ आएंगे? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं वहां नहीं जाना चाहती। दूर हटो मुझसे, जश्न गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो अति थोड़ी सी पीछे हो गई। अति आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी लेकिन जश्न का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने कबर्ड में से सिगरेट की डिब्बी निकाली और सोफे पर बैठकर कश भरने लगा। अति डर भी रही थी लेकिन उसे जश्न से बात भी करनी थी ताकि उसे मना सके, ताकि वो उसे कालिंदी के पास ना छोड़कर आए। मैं जानती हूँ आपके सामने कुछ भी कहने की मेरी कोई औकात नहीं, ना ही मेरा आपसे कोई सवाल करने का हक है। मांगने के लिए तो ना कोई हक चाहिए होता है और ना ही औकात। आप चाहें तो मुझे इस घर से निकाल दे, मैं चुपचाप चली जाऊंगी, कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मुझे उस जगह पर वापस नहीं जाना। वो लोग बहुत गंदे हैं, वो गंदे काम करते हैं और मुझसे भी करवाते हैं। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। अति सुबक सुबक कर बोल रही थी। अभी तक कपड़े नहीं बदले तुमने? जश्न ने सिगरेट एश ट्रे में बुझाते हुए पूछा। अति ने रोते रोते एकदम से बड़ी आंखें करते हुए उसे देखा। नाइट सूट पहनो और सो जाओ, जश्न फिर से बोला। आप मुझे वहां छोड़कर आएंगे?
उद्धरण चिन्ह। जश्न अपनी जगह से उठा और बोला, अगर तुम्हें जवाब मिलना होता तो एक बार में ही मिल जाता, बार बार पूछने से तुम्हारा सवाल बेशक बदल जाए, मेरा जवाब ना देने का मूड नहीं बदलेगा। और अगर अब भी यहाँ खड़ी रही तो मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने में कोई दिक्कत नहीं। अति ने मुंह बिगाड़ते हुए उसे देखा, लेकिन जश्न ने दोबारा उसे नहीं देखा और एक और सिगरेट जला ली। मतलब तुम भी चाहती हो तुम्हारे कपड़े मैं चेंज करूं? जश्न ने जैसे ही कहा, अति एक बार फिर से गायब हो गई। वो कपड़े चेंज करके आई और बेड पर बैठ गई। दूध रखा है टेबल पर, जश्न ने कहा तो अति ने टेबल पर देखा, एक भरा ग्लास दूध का वहां रखा था। सिर्फ देखना नहीं पीना भी है, जश्न ने सोफे से उठते हुए कहा और अपने कपड़े उतारने लगा। उसे कपड़े उतारते देख अति की हवा टाइट हो गई। उसने अब बस नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे। जैसे जैसे वो उसके करीब बढ़ रहा था, उसकी सांसें अटक सी रही थी। उसने जल्दी से दूध का ग्लास उठाया और एक ही मिनट में खत्म कर दिया। उसकी हरकत पर जश्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अति ने डरते हुए अपनी नजरें झुका रखी थी, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं सामने खड़ा ही शख्स कब क्या कर दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब जश्न ने अचानक से अति को पेट से पकड़कर उसे बेड पर बिठ दिया और खुद उसकी गोदी में सिर रख लिया। अति की सांसें तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गिरवी रख ली हो, ऊपर से जश्न का वो बिना कपड़ों के ही यूं उसके साथ बेड पर होना। उसने एक बार फिर से अति का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया तो उसने उसके बाल सहलाने शुरू कर दिए। बस मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है। मैं एक बात पूछूं आपसे, उसने मुश्किल से कहा। जश्न ने धीमे से जवाब दिया और अपना चेहरा उसके पेट से जोड़ लिया। 17 गोली मार दूंगा। जश्न ने अति को खींचकर बेड पर बिठा दिया था और उसके उठने से पहले ही खुद उसकी गोदी में सिर रखकर लेट गया था। अति हैरानी से उसे ही देख रही थी। आखिर क्या है ये शख्स और चाहता क्या है? एक पल में गुस्सा करता है और अगले ही पल ऐसी हरकत करता है कि सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाए। अति के लिए ये एहसास बिल्कुल नए थे। आज तक उसने कभी किसी के साथ इस तरह समय व्यतीत नहीं किया था और ना ही किसी से कभी आकर्षित हुई, लेकिन जश्न की शख्सियत उसे अनजाने एहसासों से रूबरू करवा रही थी। उसके दिल में उठती हल्की हल्की सी हलचल और उमंगे तूफान पर आ जाती जब जश्न उसके पास आता। उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखरने लगती थी, पेट में तितलियां से उड़ने लगती, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, नजरें जश्न पर ठहर जाती और एक अलग सी गर्माहट शरीर को महसूस होने लगती है। जश्न ने उसका हाथ पकड़कर अपने बालों में रख दिया तो अति धीरे धीरे से उसके बालों को सहलाने लगी। मैं एक बात पूछूं आपसे, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। जश्न ने धीमे से जवाब दिया और अपना चेहरा उसके पेट से जोड़ लिया और उसके बिल्कुल करीब कर दिया। क्या आप मुझे दोबारा उस जगह पर छोड़कर आएंगे? मतलब जवाब सुने बिना नहीं मानोगी? मेरे लिए ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, अति ने रुआंसी सी होकर कहा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, जश्न ने जवाब दिया तो आज पहली बार उसके किसी जवाब से अति के चेहरे पर राहत के भाव आए, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से सवाल किया, अगर आपके घर वाले मुझे वहां पर छोड़कर आने के लिए कहेंगे तो? उद्धरण चिन्ह। कहा ना तुमसे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, ना ही किसी और के चाहने से और ना ही खुद के चाहने से, जश्न ने कहा और अपनी बाहें अति की कमर पर लपेट ली। उसकी छुअन से ही अति आगे की तरफ हो गई तो जश्न के होंठ उसके पेट से छू गए। एक सनसनी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। नींद आ रही है, मुझे बार बार हिलो मत, जश्न ने कहा, लेकिन फिर अगले पल अति की आंखों से बहता आंसू उसके गाल पर गिरा। अति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, वो उस जगह पर कभी वापस नहीं जाएगी इस बात पर खुश हुए, या फिर जश्न से यहाँ से भी कभी जाने ही नहीं देगा इस बात पर रोए। लेकिन क्या वो इस घर से जाना चाहती है या यही रहना चाहती है? क्या है उसकी मर्जी और क्या है उसकी नियति? जश्न ने उसे थोड़ा सा कसा और बोला, मुझे बार बार रोने वाली लड़कियां नहीं पसंद। आप मुझे अपनी पसंद बनाना चाहते हैं? अति ने सवाल किया। जश्न ने उसका सवाल सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अति थोड़ी देर तक उसके जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपना सिर बेड की टेक पर लगा लिया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह हुई तो अति जश्न की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। जश्न ने अपनी आंखें तो अति का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था। उसे देखते ही उसे उसका कल का पूछा हुआ सवाल याद आया, क्या आप मुझे अपनी पसंद बनाना चाहते हैं? उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अपनी जगह से उठा और पहले बालकनी की तरफ गया और वापस आकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ। करीबन 2 घंटे उसने अपनी दिनचर्या के हिसाब से बिताए। अति अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और जश्न ऑफिस के लिए तैयार भी हो चुका था। जश्न ने उसे गोद में उठाया और ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अति अपनी उनींदी आंखों से उसे ही देख रही थी कि एकदम से शावर का पानी उस पर गिरने लगा। ये क्या किया आपने? वो जल्दी से शावर साइड हटकर बोली। चुपचाप नहाओ वरना मुझे अपने कपड़े उतार कर वहां आना पड़ेगा, और फिर तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा ये तुम जानती हो, जश्न ने लगभग धमकाते हुए कहा तो अति फिर से शावर के नीचे हो गई। यस गुड गर्ल, जश्न ने मुस्कुराकर कहा और वहां से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद अति ने अपना मुंह बिचकाया और बोली, ऐसा लगता है बाहर भी ये इंसान अपना हर एक काम बंदूक की नोक पर करवाते होंगे। और अगर मेरा ये काम नहीं किया तो गोली मार दूंगा, ये काम नहीं किया तो भेजा उड़ा दूंगा। अति शावर के नीचे ही अपने हाथों से बंदूक बनाकर निशाना लगाने वाला एक्शन करते हुए बोल रही थी कि सामने जश्न को एक बार फिर से देखकर उसकी बत्ती गुल हो गई। जश्न तीखी नजरों से उसे ही देख रहा था जो उसके कपड़े देने वहां वापस आया था। उसे देखते हुए ही अति ने अपने कपड़ों को जोर से पकड़ लिया तो जश्न पलटकर मुस्कुराने लगा। मन ही मन ना जाने कितनी मन्नतें अति ने इस चीज की मांग ली कि जश्न यहां से सीधा बाहर जाए, लेकिन जब जश्न वहां से बाहर चला गया तो अगले ही पल वो उन मन्नतों से मुकर गई। जल्दी नहाकर बाहर आ रही हो या वापस अंदर आऊं? जश्न दरवाजे से ही बोला तो अति ने एक बार फिर से अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, चढ़ाऊंगी जिसको जितने जितने का प्रसाद बोला है सबको चढ़ा दूंगी, बस इस मुसीबत से बचा लो।
जश्न ने बाहर आने के बाद उसने की तरफ देखा जो वो कल लेकर आया था, लेकिन अति उसे जिस हालत में मिली उसके बाद वो उसे ये दे ही नहीं पाया और फिर रात को भी उसका मूड ऑफ था। थोड़ी ही देर में अति नहाकर बाहर आई। उसने एक ब्लैक कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था और खुले गीले बाल जिनमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। गोरा रंग भी उसके सामने फीका पड़ जाए और ऐसी खूबसूरती की खूबसूरत लफ्ज भी छोटा रह जाए। बाथरूम से आने के बाद वो आईने की तरफ बढ़ गई और अपने बाल बनाने लगी। जश्न ने उस बैग में से फोन निकाला और अति के सामने रख दिया। अति ने एक बार हैरानी से उसे और फिर जश्न की तरफ देखकर फिर से उस फोन की तरफ देखा। इस तरह देखोगी तो आंखों की पुतलियां बाहर आ जाएंगी और फिर इसे कभी यूज भी नहीं कर पाओगी, जश्न ने कहा तो अति अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, हमारे गांव में लड़कियां फोन नहीं चलाती। कहते हैं इसमें बहुत कुछ होता है जिससे लड़कियां बिगड़ जाती हैं। उसके कहने का लहजा देखकर जश्न खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। जश्न ने वो फोन अपने हाथ में लिया और फिर अति का हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो फोन रखते हुए बोला, बिगड़ने वाला जब तक खुद ना चाहे तब तक उसे कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, इसे हर वक्त अपने पास ही रखना। पर मुझे ये चलाना नहीं आता, अगर खराब हो गया तो नया आ जाएगा, जश्न ने कहा और अपनी ब्लेजर पहनने लगा। और अगर वो भी खराब हो गया तो अति ने अपनी बड़बड़ जारी रखी। तो और नया आ जाएगा, अगर वो भी खराब हो गया तो अति ने तो शब्द पर आकर कुछ ज्यादा ही जोर दिया तो जश्न एकदम से उसकी तरफ पलटा और उसकी ठोड़ी पर हाथ रख उसका मुंह बंद करते हुए बोला, तो घर पर दुकान खुलवा दूंगा। अब चले नीचे नाश्ता करने, जश्न ने आगे कहा तो अति का मुंह एक बार फिर से खुल गया। आज ये बंदा सच में उसे हार्ट अटैक देकर ही मानेगा। हम सच में नीचे जाएंगे, उसने चाहते हुए पूछा। आज से तुम नाश्ता, लंच और डिनर तीनों नीचे सबके साथ बैठकर ही करोगी, लेकिन उसके बाद चुपचाप इस कमरे में वापस आ जाओगी और यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, जश्न ने कहा तो अति का मुंह एक बार फिर से उतर गया, लेकिन अगले ही पल नॉर्मल भी हो गया ये सोचकर कि चलो इतनी छूट तो मिली। दोनों नीचे आए तो इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर ही थे और जश्न का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि जश्न आएगा। उन दोनों को साथ देखकर वहां हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई गुस्सा था, कोई हैरान तो कोई बिल्कुल जलकर राख हो चुका था। जश्न आकर बीच वाली किंग चेयर पर बैठ गया, लेकिन अति खड़ी रही। क्या हुआ, बैठो यहाँ, उसने अपने पास वाली चेयर पर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, लेकिन वो बैठती उससे पहले ही रागिनी जी अपनी जगह से खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की यहाँ बैठकर हमारे साथ खाना खाने लायक है? उनकी बात पर जश्न ने घूर कर उन्हें देखा और अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच पर अपनी पकड़ कस दी। 18 जवाब। जश्न नीचे आकर डाइनिंग टेबल के बीच वाली किंग चेयर पर बैठ गया, लेकिन अति खड़ी रही। क्या हुआ, बैठो यहाँ, उसने अपने पास वाली चेयर पर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, लेकिन वो बैठती उससे पहले ही रागिनी जी अपनी जगह से खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की यहाँ बैठकर हमारे साथ खाना खाने लायक है? उनकी बात पर जश्न ने घूर कर उन्हें देखा और अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच पर अपनी पकड़ कस दी। अति उनकी आवाज से सहम कर पीछे हो गई। क्यों, अति के यहाँ बैठकर खाने में क्या प्रॉब्लम है? जश्न ने सख्त भाव से पूछा। ये तुम हमसे पूछ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अगर प्रॉब्लम आपको है तो उसका कारण भी तो आप ही बताएंगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगर तुम हमारे मुंह से ही सुनना चाहते हो तो यही सही। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारे साथ बैठकर खाना खाने के लायक है, सिर्फ खाना ही क्या इस घर में रहने के लायक भी है। ऐसी लड़कियां इज्जतदार लोगों के घरों में नहीं लाई जाती। अगर तुम्हें अपना मन बहलाना है तो बाहर जितना मर्जी इसके साथ समय बिताओ, लेकिन इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। रागिनी जी ने जश्न को देखते हुए जवाब दिया। उनकी बात सुनकर अति की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या गलती थी उसकी जो उसके चरित्र पर इतना बड़ा दाग लग गया? अब उसे वहां पर रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वो पलटकर वहां से वापस कमरे में जाने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे गुस्से से देखने लगा। उसके बाद उसकी गुस्से भरी नजरें रागिनी जी की तरफ घूमी और उसके साथ ही वहां बैठे बाकी दो शख्स पर भी, जिसमें उसका भाई हर्ष और उसकी बीवी मनीषा थी। और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो इस घर में रहने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें इस घर में जगह दी हुई है। अगर किसी को बाहर निकालना ही है तो क्यों ना शुरुआत उन लोगों से ही करें, कहते हुए उसने अपनी तीखी नजरें हर्ष और मनीषा की तरफ घुमाई। उसकी बात सुनकर हर्ष और मनीषा दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। रागिनी जी भी गुस्से से देख रही थी। शायद आप मेरा कल वाला जवाब भूल गई, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसलिए एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। ये घर मेरा है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। और अगर आपको इस लड़की के साथ नाश्ता करने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो पहले हम दोनों नाश्ता कर ले, उसके बाद आप आराम से खाना खाएगा, जश्न ने मुस्कुराते हुए कहा तो रागिनी जी ने अपनी मुठिया कस ली। उन्होंने अति की तरफ देखा जो सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी, शायद अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, और बोली, तुम सच में इस लड़की को यहाँ बिठाना चाहते हो? उन्होंने सामने रखी चेयर की तरफ देखते हुए कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके जवाब से रागिनी भी हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें बड़ी हो गई जब जश्न अपनी जगह से उठा और अति का हाथ पकड़कर उसे अपनी चेयर पर बिठाकर बोला, वहां नहीं, यहाँ इस चेयर पर। जश्न को अति को उस चेयर पर बिठाते देख सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। मनीषा, जिसका सारा ध्यान खाने पर था, एकदम से खांसने लगी। आज तक कभी इस चेयर को छूने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी, और ये महारानी सीधा यहाँ पर कब्जा करने लगी। अगर जरूरत से ज्यादा खाओगी तो यही हाल होगा, जश्न ने तंज भरे लहजे में कहा। रागिनी जी ने निराशा से जश्न की तरफ देखा और बोली, हमें यकीन नहीं होता कि तुम हमें इस तरह जवाब भी दे सकते हो। मैं हमेशा से ही ऐसे जवाब देते आया हूं, अगर सवाल पूछने वाले को मेरे जवाब से दिक्कत है तो सवाल पूछे ही मत, जश्न ने अति की साथ वाली चेयर पर बैठकर कहा और अति के सामने खाना परोसने लगा। अति तो एकदम हक्की बक्की उसे ही देख रही थी। उसे रागिनी जी को देखते हुए डर भी लग रहा था और जश्न पर हल्का गुस्सा भी आ रहा था कि वो अपनी मां को ऐसे कैसे जवाब दे सकता है और छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है। अगर उन्हें उससे इतनी प्रॉब्लम है तो वो उसे यहाँ से भेज दे।
उसे एक इज्जत भरी जिंदगी जीनी है जो वो कहीं भी रहकर जी लेगी, कोई छोटा मोटा काम कर लेगी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी, लेकिन फिलहाल तो वो जश्न से कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी हिम्मत की और बोली, मैं कमरे में नाश्ता कर लूंगी। तुम्हारी राय पूछी क्या किसी ने? जश्न गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप नाश्ता करने लगी। रागिनी जी भी अपने गुस्से को दबाते हुए वहां पर बैठ गई। हर्ष के चेहरे पर जश्न को देखते हुए अलग ही गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म होने के बाद जश्न अपनी जगह से उठा तो अति भी उसके साथ साथ ही खड़ी हुई। और कुछ खाना है? वो उसे देखते हुए बोला तो अति ने जल्दी से अपनी सिर ना में हिलाया। तो जाओ ऊपर और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक नीचे आने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुन अति जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद रागिनी जी व्यंग से मुस्कुराए और बोली, सच को चाहे कितना भी छुपा लो लेकिन वो बाहर आ ही जाता है। एक ना एक दिन ये लड़की भी दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगी, तब किसी को क्या मुंह दिखाओगे? रागिनी जी ने कहा तो जश्न उनकी तरफ पलटा। जश्न सिंह शेखावत दुनिया की परवाह नहीं करता। वैसे जश्न जी मानना पड़ेगा, आज तक कभी आपने मम्मी जी को पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन इस लड़की ने ना जाने आप पर ऐसा क्या जादू कर दिया जो आप इस तरह से उनके खिलाफ हो गए। मनीषा मुंह बनाते हुए बोली, जो मेरे खिलाफ होगा मुझे उसके खिलाफ जाने में कोई परहेज नहीं। ठीक है, नहीं होंगे तुम्हारे खिलाफ, लेकिन तुमसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि तुम इस घर की मान मर्यादा का ध्यान रखो। जरूरी तो नहीं वो लड़की इस घर में रहकर तुम्हारे कमरे में ही रहे, इस घर में और भी बहुत सारे कमरे हैं, कोई भी कमरा उसके लिए तैयार हो सकता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, अच्छा होगा आप सब अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। जश्न ने कहा और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रागिनी जी ने उसे जाते देखा तो एक बार फिर से बोली, ठीक है नहीं कहेंगे तुमसे कुछ, लेकिन इतना बता दो कि इस बार भी तुम महाशिवरात्रि की पूजा में शामिल होगे या हमेशा की तरह इस बार भी कोई बहाना बनाकर आरती हमें ही करनी होगी? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस बार की आरती मैं खुद करूंगा। सिर्फ आरती ही क्यों, महाशिवरात्रि से जुड़ी हर चीज मैं खुद करूंगा। जश्न ने बिना पलटे ही कहा और फिर घर से बाहर आ गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका फोन बजा। उसने देखा तो ये उसके किसी खास आदमी का फोन था। उसने बिना कोई देर किया वो फोन रिसीव किया। सर आपका शक बिल्कुल सही था, आपका एक्सीडेंट अचानक से हुआ नहीं था बल्कि किसी ने सोच समझकर करवाया था। और हो ना हो ये आपके किसी करीबी इंसान की ही सोची समझी साजिश है। फोन पर उस आदमी की बात सुनकर जश्न व्यंग से मुस्कुराया और फोन काटते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, जश्न जी। वो मीठी सी आवाज सुनकर जश्न पलटा तो अति दरवाजे पर खड़ी थी और घुटनों को हाथ लगाकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जश्न उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। च19 मूड। फोन पर उस आदमी की बात सुनकर जश्न व्यंग से मुस्कुराया और फोन काटते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, जश्न जी। वो मीठी सी आवाज सुनकर जश्न पलटा तो अति दरवाजे पर खड़ी थी और घुटनों को हाथ लगाकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जश्न उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ? उसने उसे देखते हुए पूछा, पर अति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखती रही। अब कुछ बोलोगी या मुझे देखती ही रहोगी? जश्न ने फिर से पूछा, लेकिन अति तो बस अपने होंठ चबाते हुए उसे देख रही थी जैसे उसके चेहरे का मुआयना कर रही हो। ओह हेलो, मेरी एक तस्वीर ले लो और उसे देखती रहना क्योंकि तुम्हारे सामने यूं खड़े रहने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। जश्न ने एटीट्यूड से कहा तो अति बोली, रुकिए पहले मुझे पता तो कर लेने दीजिए कि आपका मूड गुस्से वाला है या प्यार वाला। प्यार वाला से तुम्हारा क्या मतलब है? वही जब आप प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ओ तो तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है, गुस्से वाला या प्यारी प्यारी बातें वाला? बूम टक्कर टक्कर टक्कर। अति कुछ कहती उससे पहले ही जश्न की पीछे खड़ी गाड़ी में एकदम जोर से धमाका हुआ और सारी गाड़ी आग में जलकर राख होने लगी। धमाका इतना तेज था कि काफी दूर खड़े जश्न और अति भी अपनी जगह से पूरी तरह हिल गए। अति गिर जाती अगर जश्न उसे अपनी बाहों में ना संभालता तो, लेकिन संभालते संभालते भी उसको लेकर ही नीचे गिर गया। जश्न नीचे था और अति उसके ऊपर और दोनों उस जलती हुई गाड़ी को देख रहे थे। अति सोच रही थी कि थोड़ी देर पहले जश्न इस गाड़ी में बैठकर निकलने वाला था और जश्न सोच रहा था कि अगर अति ने उसे रोका नहीं होता और वो उसके पास ना आया होता तो ये गाड़ी अकेले नहीं जलती, इसके साथ उसकी जिंदगी भी जलकर स्वाह हो जाती। धमाके की आवाज सुनकर बाकी घरवाले भी भागते हुए बाहर आए, पर जलती हुई गाड़ी पर नजर जाने से पहले ही उनकी नजर अति और जश्न पर गई जो एक दूसरे की बाहों में लिपटे नीचे जमीन पर लेटे हुए थे। मनीषा ने गुस्से में मुठिया कस ली जबकि रागिनी जी भी दांत पीसते हुए उन्हें देख रही थी और हर्ष के चेहरे पर भी अलग ही गुस्सा था। बताओ ना तुम्हें मेरा कौन सा मूड ज्यादा पसंद है? कोई भी नहीं, और ये पागलों वाला तो बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने इतना बड़ा धमाका हो गया, आपकी जान जा सकती थी उसमें, कुछ भी हो सकता था आपको, और आपको अभी भी आपके मूड की पड़ी है। मुझे कहाँ, मेरे मूड की मुझसे ज्यादा तो तुम्हें फिक्र है। हाँ तो और क्या करूं? कभी एकदम आग का गोला बन जाते हैं तो कभी आइसक्रीम की तरह पिघलने लगते हैं। तुम भी तो पिघलती हो। जश्न ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने निचले होंठ को दांतों में दबाकर कहा। तो मासूम सी अति बिना उसका मतलब समझे बोली, वो तो आप पिघलने पर मजबूर कर देते हैं। और आप ये कब से यूं नीचे लेटे हुए हैं? खड़े हो जाए और जाकर अपनी कार को चेक कीजिए जो आपकी तरह कभी भी भड़क उठती है। उसका यूं गुस्से में और बिना जश्न से डरे बोला। जश्न के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आया। अगर तुम मेरे ऊपर से हटोगी तो ही मैं खड़ा होऊंगा। जश्न ने कहा तो अति ने खुद पर ध्यान दिया कैसे वो जश्न को बिस्तर समझकर उसके ऊपर लेटी हुई थी। सॉरी वो मुझे पता नहीं चला, कहते हुए वो ऊपर से हटने को हुई, लेकिन जश्न ने अपनी बाहों से दबाव बनाकर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया और मदहोश आंखों से उसे देखते हुए बोला, ओह पहले ये बताओ तुम्हें मेरा मूड कौन सा पसंद है? उसके इस तरह से देखने और पूछने से अति के दिल में तितलियां उड़ने लगी। उसके होंठ सूखने लगे जिन्हें उसने अपनी जीभ फेर कर तर किया, लेकिन जश्न ने उसके होंठों की तरफ जिस तरह से देखा उसके बाद तो अति का गला तक सूख गया।
घरवाले जो कब से उन्हें देख रहे थे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो रागिनी जी ऊंचे स्वर में बोली, जो हादसा होना था हो गया। अब यहाँ यूं लेटे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। सैकड़ों नौकर है यहाँ, कुछ तो ध्यान रखो। उनकी कड़कती हुई आवाज सुनती ने उनकी तरफ देखा, लेकिन वो मुंह बनाकर उसे देखते हुए अंदर चली गई और साथ ही मनीषा और हर्ष भी। अति ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर जश्न ने उसे और ज्यादा कस लिया और बोला, पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है? कोई भी नहीं, और ये पागलपन वाला तो बिल्कुल नहीं, अति ने कहा और इस बार झटके से खड़ी हो गई। जश्न ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ता उससे पहले ही अति घर के अंदर भाग गई और फिर अगले ही पल बाहर आई और नीचे जमीन से कुछ उठाते हुए बड़बड़ाए और जश्न की तरफ देखते हुए वापस चली गई। जश्न का गुस्से वाला चेहरा एक बार फिर से मुस्कुराहट की कैद में आया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने सामने जलती हुई कार की तरफ देखा जिस पर नौकरों ने पानी डालकर आग को बुझा दिया था। उसकी आंखों में अब भयंकर गुस्सा था। आग लगी नहीं, लगाई गई है, लेकिन जश्न सिंह शेखावत के इरादों से मजबूत उसकी सांसें हैं जिन्हें छीनना किसी एक की दुक्की के बस की बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसका ड्राइवर सामने ही खड़ा था, उसने इशारा किया तो वो जल्दी से दूसरी गाड़ी ले आया। उस जली हुई गाड़ी को देखकर व्यंग से मुस्कुराते हुए जश्न शेखावत विला से बाहर चला गया। अति अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसके हाथों में वो फोन था जो जश्न ने उसे दिया था। इसी फोन को लेकर वो उसके पास गई थी ताकि उससे पूछ सके कि इससे फोन मिलाया कैसे जाता है और रिसीव कैसे किया जाता है, लेकिन पूछने से पहले ही वहां इतना बड़ा धमाका हो गया और उसके बाद जश्न की पागलपंती शुरू हो गई। खाता क्या है ये आदमी जो इतनी उल जलूल हरकतें और बातें करता है? हाँ, पक्का सारा दिन लोगों के दिमाग खाता होगा, उसने जश्न की तस्वीर को देखते हुए कहा, लेकिन तभी उसकी नजर उस तस्वीर में जश्न के साथ खड़ी लड़की पर गई जो जश्न के गले में बाहें डालकर खड़ी थी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक शिकन सी आ गई। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। जल्दबाजी के चक्कर में अति ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। चट्वेंटी जिंदा रहने की गारंटी। जल्दबाजी में अति दरवाजा बंद करना भूल गई थी। अंदर आकर वो अभी सामने लगी तस्वीर की तरफ देख ही रही थी कि दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। उसने नजर उठाकर देखा तो रागिनी जी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें देखकर अति एक बार फिर से सहम गई। रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त बेहद गुस्सा झलक रहा था। आप यहाँ? उसने सहमते हुए ही पूछा। क्यों, अब हमें हमारे ही घर में कहीं आने जाने के लिए तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? कहते हुए वो अंदर आई। उनकी नजर सामने लगी तस्वीर पर गई तो उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। मेरा मतलब वो नहीं था, अति ने कहा और अपना चेहरा हल्का सा झलक लिया। उसके जवाब और उसके झुके हुए चेहरे को देखकर रागिनी जी हल्का सा व्यंग से मुस्कुराए और बोली, तुम जैसी लड़कियों का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन अति ने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम कैसी लड़की हो ये तो इस बात से ही पता चलता है कि तुम्हें जश्न कहाँ से लेकर आया है और किस तरह बिना किसी रिश्ते के अपने साथ एक कमरे में रख रहा है। जब तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तो हमारे सामने ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? जब बिना किसी रिश्ते किसके साथ एक बिस्तर पर सोती हो तब तुम्हें शर्म नहीं? उनकी बातें सुनकर अति की आंखों में आंसू आ गए। रागिनी जी ने उसे देखते हुए मुंह बनाया और बोली, बस तुम्हारे इन्हीं आंखों पर हमारे बेटे जश्न का दिल पिघल गया होगा और तुम जैसी पैरों की धूल को सिर का ताज बनाकर इस घर में ले आया, लेकिन हमारे सामने तुम्हारे ये नाटक नहीं चलने वाले। तुम जैसी लड़कियों से डील करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। आप सच में मुझे गलत समझ रही है। मैं उस जगह पर जबरदस्ती लाई गई थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा, डराया, धमकाया, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मेरी आबरू पर दाग। रागिनी जी ने व्यंग और हैरानी से कहा और फिर बोली, जिसका पूरा चरित्र ही मैला हो वो दाग के बारे में बात कर रही है। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। बेशर्म की तरह तुम अभी भी हमारे सामने खड़े होकर सफाई दे रही हो। पर हमें तुम्हारी बातों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करती हो ना। तो आज हम तुमसे वही सौदा करने आए हैं। कीमत बताओ अपनी हमारे जश्न की जिंदगी से जाने की। मुंह मांगा पैसा देंगे तुम्हें इस घर से जाने का। बस दोबारा कभी लौटकर हमारे बेटे की जिंदगी में मत आना, उसे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अति हैरानी से उन्हें देख रही थी। चुप क्यों हो? बताओ क्या कीमत चाहिए? जितनी कीमत तुम्हें जश्न ने उसके साथ रहने के लिए दी है हम उससे भी ज्यादा देंगे उसे छोड़कर जाने के लिए। क्या आप लोगों के लिए इंसान सिर्फ खरीदने और बेचने की चीज है? क्या आपके लिए हम जैसे लोगों के जज्बात कुछ मायने नहीं रखते? पर मेरे जज्बातों की आप क्या कदर करेंगी? आप तो अपने बेटे को भी नहीं समझती। अति ने रोते हुए कहा। ए लड़की, मुझे भाषण मत दे, रागिनी जी गुस्से में चिल्लाई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अति को घूरते हुए देख रही थी जबकि अति भी अपनी नमी भरी आंखों से उन्हें ही देख रही थी, लेकिन अब उसकी नजरें झुक नहीं रही थी। रागिनी जी उसे यूं ही घूरते हुए बोली, याद रख तेरी इस घर के दरवाजे पर भी खड़े होने की औकात नहीं है और तू हमारे सामने जुबान चला रही है। इतनी अकड़ किस बात की है? हाँ, सिर्फ इसी बात की ना कि जश्न का साथ तेरे साथ है। तो भूल मत कि वो तुझे किस जगह से लाया है। अगर वो उस जगह पर आता जाता है तो उसके शौक भी तू समझ रही होगी। आज तू है, कल कोई और होगी और परसों कोई और जब उसका मन भर जाता होगा तो उन लड़कियों का क्या हाल होता होगा ये तो तू सोच भी नहीं सकती। अच्छा होगा पैसे ले और निकल जा यहाँ से, वरना ऐसी हालत होगी जीने लायक भी नहीं बचेगी। मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, अगर पता होता तो शायद आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कभी नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। इसलिए समझा रहे हैं तुम्हें, चुपचाप इस घर से चली जाओ, फायदे में रहोगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे। उन पैसों से एक नई शुरुआत करना, रागिनी जी ने बदलते हुए स्वर में कहा। अति को देखकर उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो उनके आगे कमजोर पड़ रही है। अति ने अपने आंसू साफ किए और बोली, आप यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन बदले में मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। अपनी बेशुमार दौलत आप अपने पास ही रखिए। उसकी बात सुनकर रागिनी जी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी।
ठीक है, हम तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देते हैं, पर एक बार फिर कह देते हैं अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, रागिनी जी ने अब चेहरे पर दया भाव लाकर कहा। आप बस इस घर से निकलने में मेरी मदद कर दीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अति ने पलटकर कहा। रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त विजयी भाव थे। उन्होंने अति को जल्दी से तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा ताकि उसे इस घर से बाहर भेज सकें। अंडरस्को। वहीं दूसरी तरफ जश्न के आलीशान ऑफिस में रिसेप्शन पर खड़ा एक शख्स ऊंची आवाज में बात कर रहा था। बुलाए अपने उस जश्न सिंह शेखावत को, मुझे अभी इसी वक्त उससे बात करनी है, उस शख्स ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा तो सामने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने परेशानी से उसे देखा और बोली, सर मैं कितनी बार कहूं आपसे कि सर आपसे नहीं मिलना चाहते। वो ऐसे ही किसी अनजान शख्स से मुलाकात नहीं करते। अगर आपको उनसे मिलना है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। उसकी बात सुनकर वो शख्स फिर से चिल्लाया, सुमित गर्ग नाम है मेरा, उसे जाकर बताए। फिर देखते हैं वो मुझसे मिलने के लिए कैसे मना करता है। देखिए मैं सर को आपका नाम बता चुकी हूं लेकिन फिर भी वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं और आप इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर अब आप चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन पीएन को बुलाकर आपको यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? उस जश्न सिंह शेखावत ने जबरदस्ती मेरी बहन अति को अपने साथ रखा हुआ है और आप मुझे ही इस ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। कैसी जबरदस्ती है ये? जैसे ही सुमित ने कहा रिसेप्शन पर रखा फोन बजा, जिसे सुनने के बाद वो लड़की सुमित को लेकर जश्न कैबिन की तरफ बढ़ गई। सुमित जैसे ही मैं कैबिन में दाखिल हुआ उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इतना आलीशान ऑफिस देखा। कहो क्या कहना चाहते हो? जश्न की एकदम कड़क आवाज वहां पर गूंजी तो सुमित के चेहरे पर गुस्सा फिर से उतर आया। जश्न उसके सामने चेयर पर बैठा था। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके गिरेबान को पकड़ते हुए बोला, मेरी बहन अति कहाँ है और क्या किया तूने उसके साथ? मुझे अभी इसी वक्त मेरी बहन से मिलना है। चल अभी इसी वक्त मुझे उसके पास लेकर चल। उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर भी जश्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल गुस्से से कांपता हुआ उसके चेहरा में किसी राक्षस के चेहरे की झलक दिखाई देने लगी और उसने अपने हाथ सुमित के हाथों पर रखकर उन्हें अपने गिरेबान से हटाया। सुमित के हाथों में नीचे आते आते हड्डियां भी बाहर आने को हो रही थी। जिस बहन के लिए आज तो चिल्ला रहा है, अगर सच में तो उस बहन का असल भाई होता तो वो मेरे पास होती ही नहीं। अगर एक भाई का फर्ज निभाया होता तो आज यूं कुत्तों की तरह तुझे भौंकने की जरूरत ही नहीं होती, जश्न ने कहा और अगले ही पल एक धक्के के साथ सुमित नीचे फर्श पर था। सुमित गुस्से में जश्न को देखते हुए फर्श से उठा और बोला, वो मेरी बहन है, मैं चाहे हो मर्जी करूं उससे तेरा क्या लेना देना। उद्धरण चिन्ह। तेरी बहन थी, अब तो उसकी परछाई पर भी तेरी परछाई नहीं पड़ने दूंगा। जश्न ने आराम से अपनी चेयर पर बैठे हुए ही कहा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहन इतनी मस्त है कि कोई उसके लिए इस कदर दीवाना हो सकता है, वो भी वह शख्स जिसके आगे पीछे सारी दुनिया घूमती है। सुमित ने बेशर्मी से कहा और हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी देखकर जश्न की मुठ्ठियां कस गई। कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है, लात मारने पर भी भौंकना नहीं छोड़ता, जश्न ने कहा और अपनी चेयर पर से उठा। उसकी बात सुनकर सुमित हंसा और बोला, तुझे बहुत मिर्ची लग रही है, क्या बात है, इतनी पसंद आ गई क्या वो? अगर पहले पता होता तो सीधा उसे तेरे पास ही ले आता। साली मेरे ऊपर तो बोझ ही थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता बॉस, अब उसकी डील जहां हुई है उसे वहीं रहना पड़ेगा। उसकी बेहुदा बातें जश्न का दिल जला रही थी, लेकिन फिर भी वो हंसा और फिर दांत पीसते हुए बोला, हरामी उसकी बात में सोचना, पहले अपने जिंदा रहने की गारंटी तो ले ले। उसने इतना ही कहा और एक बेल बजाई, जिसके बाद सामने दीवार की तरफ से लगा शीशा 2 हिस्सों में बंद गया। अंदर की तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय अंधेरे के। अंडरस्को। वहीं दूसरी तरफ अति अपने कमरे में खड़ी थी। उसके हाथों में वो फोन था जो आप सुबह ही जश्न ने से दिया था। काश मुझे ये चलाना आता होता तो कम से कम एक बार आपकी आवाज ही सुन लेती। मैं नहीं जानती आपके इरादे क्या है, लेकिन इन 2-3 दिनों में इतना तो जान ही गई हूं कि आप इतने पत्थर दिल भी नहीं जितना खुद को दिखाते हैं। आपने मुझे उस दरिंदगी से बचाया जिस दरिंदगी के हिस्सेदार कहीं ना कहीं आप खुद भी हैं। अगर आप जैसे लोग उस जगह पर जाएं ही ना तो वैसी जगह कभी दुनिया में बने ही ना। दुआ करती हूं आप आगे से ऐसे राह पर ना चले जिस रास्ते में दूसरों के कदम को सिवाय दर्द के और कुछ ना मिले। इतना कहकर उसने वो फोन टेबल पर ही रखा और आंखों में हल्की सी नमी लिए कमरे से बाहर आ गई जहां रागिनी जी उसका इंतजार कर रही थी। उनके साथ ही एक ड्राइवर भी था। उन्होंने उस ड्राइवर को इशारा किया तो अति उसके साथ आगे बढ़ गई।